गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं जिस टॉपिक को लेकर आई हूँ वो है क्लास 9 क्षितिज का चैप्टर चंद्र गहना से लौटती बेर, और इसके कवि का नाम है केदारनाथ अग्रवाल। पाठ की शुरुआत करने से पहले आइए इनके कवि के जीवन परिचय पर नज़र डालते हैं। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में सन 1911 में हुआ था। इनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील रहे हैं। उनका तत्कालीन साहित्यिक आंदोलनों से गहरा जुड़ाव रहा है। सन 2000 में उनका देहांत हो गया। नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें और कहे केदार खरी खरी इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं के मुख्य प्रतिपाद्य हैं। आइए अब पाठ परिचय को जानने के प्रयास करते हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त हुआ है। वह चंद्र गहना नामक स्थान से लौट रहा है। लौटते हुए उसके किसान मन को खेत, खलिहान एवं उनका प्राकृतिक परिवेश सहज आकर्षित कर लेता है। इस कविता में कवि को उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीज़ों में भी असाधारण सौंदर्य देखती है और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है। इस कविता में चंद्र गहना से लौटती बेर कविता में कवि ने प्रकृति के सौंदर्य को अपने गहरे अनुराग के साथ प्रकट किया है। शहर में रहने वाले कवि केदारनाथ चंद्र गहना नामक गांव में किसी काम से जाते हैं और वहां से लौटते हुए गांव के खेत, खलिहान एवं उनका प्राकृतिक परिवेश उनके मन को आकर्षण में बांध लेता है। वह एक खेत के पास बैठकर प्रकृति का आनंद लेते हैं। कवि होने के कारण कल्पना से खेतों में उगने वाली सारी फसलों को मानवीय रूप में ढाल देते हैं और उनकी विशेषता बताते हैं। फसलों के सौंदर्य को जीवन से जोड़कर देखने की उनकी ये नज़र इस कविता की सबसे बड़ी विशेषता है। खेत की मेड़ पर बैठकर उन्हें एक ठिगना चने का फूल लगा पौधा दिखता है जो सिर पर गुलाबी पगड़ी बांधे दूल्हे के समान उन्हें लगता है। तो वहीं पास में उगी एक अलसी, वो एक फसल है, एक सुंदर युवती की भांति उन्हें लग रही है। खेत में खड़ी पीली सरसों विवाह के योग्य उन्हें एक कन्या के समान लग रही है जो अपने विवाह के लिए मंडप में आने के लिए तैयार हो चुकी है। कवि को इन खेतों के आसपास का सारा वातावरण किसी स्वयंवर की तैयारी में लगा हुआ लग रहा है। कवि इस बात को समझ लेता है कि शहर की अपेक्षा गांव की भूमि अधिक उपजाऊ है और यह उपजाऊपन प्रेम की भावना के साथ जुड़ा है। गांव कहने का अर्थ यह है कि कवि को लगता है कि गांव में प्रेम की भावना अभी भी बरकरार है। दूर तक फैले खेतों के साथ गांव के तालाब की शोभा भी देखने लायक होती है। कभी तालाब के किनारे बैठकर कभी पानी की लहरों को देखते हैं तो कभी तालाब के किनारे पड़े पत्थर को देखते हैं। और इस कविता में ये समझ लीजिए कि इस कविता में कवि ने साधारण चीज़ों में भी असाधारण सौंदर्य देखा है, जिसके सौंदर्य को शहरी विकास की तेज गति के बीच रहकर
अपनी संवेदना में सुरक्षित बनाए रखना चाहते हैं। आइए अब पढ़ते हैं कविता चंद्रगहना से लौटती बेर। चंद्रगहना आप समझ ही गए होंगे, एक गांव का नाम है जहाँ से कवि लौट रहा है। चंद्रगहना से लौटती बेर, देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब में, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। यानी चंद्रगहना नामक एक गांव से लौटते हुए एक खेत की मेड़ पर अकेले बैठकर गांव के सौंदर्य को देखने लगता है। एक बीते के बराबर ये हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी है टीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूल को सिर पर चढ़ाकर। ये चित्र में आप देख रहे हैं जो कवि ने कल्पना की है मानव होने की। ये फसलें, एक चने का ये पौधा है और बराबर में ये जो दुल्हन का रूप जो दिया गया है वो अलसी का पौधा है। तो कवि क्या कह रहे हैं, खेत में चने के पौधे को देखकर कवि उसका बड़ा ही सजीला मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि एक बित्ते कहते हैं एक पंजे की लंबाई के बराबर, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट, कि एक बित्ते की लंबाई वाला ये हरा चना का पौधा खेतों में लहलहा रहा है। चने के पौधों में खिले हुए गुलाबी रंग के फूल को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे चने रूपी युवक ने अपने सिर पर गुलाबी रंग की पगड़ी बांध ली हो। और मतलब कहने का यह है कि कोई जैसे दूल्हा पगड़ी पहनकर सज धज कर अपनी शादी के लिए तैयार हो रहा हो। इसी तरह कवि ने अलसी के पौधे का भी बड़ा ही सुंदर मनभावन मानवीकरण किया है। अलसी का पौधा बहुत ही पतला होता है। आपने अलसी के तेल वगैरह के बारे में सुना होगा, नाम सुना होगा अलसी का तेल। तो उसका पौधा भी बहुत ही पतला होता है और थोड़ी सी हवा के कारण भी हिलने लगता है और थोड़ा झुककर फिर से खड़ा हो जाता है। कभी अलसी को एक कोमल शरीर वाली युवती के रूप में देखता है। उस पौधे को देखकर उन्होंने कल्पना की है जैसे कि वो एक युवती हो जिसकी देह पतली और कमर भी लचीली है। कवि ने चने के पौधे के पास में ही उगे हुए अलसी के पौधे को उसकी नायिका के रूप में देख लिया। खेतों की, और कहते हैं कि खेतों की ये नायिका बहुत ही जिद्दी है। उसने खेतों में चने के पौधों के बीच अपनी जगह बना ली है। अलसी के इन पौधों में नीले रंग के फूल खिले हुए हैं जो उसे नायिका की तरह लग रहे हैं और जो अपने हाथों में फूल पकड़कर जैसे प्रेम का भाव दर्शा रही हो और ऐसा लग रहा है कि वह इन फूलों को छूने वाले को ही अपना प्यार से भरा हृदय देने के लिए तैयार लग रही है। तो इस कविता में अलंकार, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, भरपूर प्रयोग हुआ है, क्योंकि पौधों का प्रकृति का मानव के रूप में देखा जाना और इस बड़ा ही प्रकृति का सुंदर, सजीला और प्रभावी आकर्षक चित्र प्रस्तुत किया है कवि ने। आगे बढ़ते हैं। कह रही है जो छुए ये दूं हृदय का दान उसको, और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन। आ गया है आज जैसे देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ है। अब क्या कह रहे हैं कवि कि वो जो अलसी का पौधा है वो इन नीले रंग के फूल को खिले हुए, वो कह रही है कि जो भी मेरे इस फूल को छुएगा मैं उसको अपना हृदय दान में
दे दूंगी। और खेतों में चने और अलसी के पौधे के सौंदर्य को तो कवि देख ही चुके हैं। अब इन सब के साथ खिले हुए सरसों की भी बात की है कवि ने। अनुराग कहते हैं प्रेम को, अंचल कहते हैं क्षेत्र को, और विजन कहते हैं एकांत। विजन माने एकांत, जहाँ लोग ना रहते हों। अब सरसों के पौधों में मन भावन पीले रंग के फूल लग चुके हैं, दूर तक फैले खेतों में, और उनमें पसरी सरसों की फसल पर सूरज की रोशनी से सारा वातावरण एक अलग चमक उठा है। आप कभी खेतों में जाइए और सरसों के खेत को देखिए तो बड़ा ही मन प्रसन्न हो जाता है। चारों तरफ पीली पीली फैली हुई सरसों देखकर एक वातावरण में एक अलग ही सौंदर्य और एक अलग ही अनुभूति सी होती है हृदय के अंदर। अब इस चमक को देखकर कवि ने सरसों की फसल को एक दुल्हन की संज्ञा दी है। यानी जो सरसों की जो फसल है वो उन्हें क्या लग रही है, एक दुल्हन की भांति लग रही है कवि को। बड़ी हो चुकी सरसों कवि को शादी के लायक हो चुकी युवती की भांति प्रतीत हो रही है, जिसे सजा धजा कर हाथों में हल्दी लगाकर इस खेत रूपी सुंदर सजे हुए ब्याह के मंडप में लाया गया है। इसी कारण उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे फागुन का महीना, यानी जो फागुन का महीना के समय जो फाग गाया जाता है, होली के समय गाया जाने वाला गीत होता है, उसे फाग कहते हैं। ऐसा लग रहा है कि वह महीना गा रहा है। यहाँ चारों तरफ सुनसान स्थान जगह दिखाई पड़ रहे हैं। खेतों में चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य भरा पड़ा है। जो कवि हृदय होता है उसे तो चारों ओर खूबसूरती दिखाई दे ही जाती है, और वो प्रकृति प्रेमी भी होते हैं कवि। प्राकृतिक सौंदर्य भरा हुआ उन्हें चारों तरफ लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई स्वयंवर चल रहा हो, जहाँ पर सभी सज धज के खड़े हुए हैं, मंडप भी सजा हुआ है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। अब कवि क्या कह रहे हैं कि प्रकृति स्वयं रंग बिरंगे फूलों से भरा अपना आंचल उड़ा रही है, और कवि को इस बात का भी अनुभव हो रहा है कि उसके व्यापारिक नगर की तुलना में यह स्थान प्रेम के लिए बहुत अधिक उपजाऊ है। कवि ने खेतों के आसपास और उसके उपज के साधारण सौंदर्य को शहरी लेन देन की दुनिया से अधिक महत्व दिया है। शहर की दुनिया को वो एक बाहरी दिखावा और स्वार्थी मानते हैं। कहने का अर्थ ये है। प्रेम की उठ रही इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ देख के यहाँ तक हो चुका। अब पढ़ते हैं। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही उसमें लहरियाँ, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, आँख को है चमकाता, है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। प्यास कब बुझेगी, प्यास जाने कब बुझेगी। तले कहते हैं नीचे के लिए, पोखर कहते हैं छोटे तालाब के लिए, लहरियाँ पानी में उठने वाली लहर, और बुझेगी यानी कब खत्म होगी। कवि ने अब इन पंक्तियों में खेत के किनारे तालाब और उसमें पड़ने वाली सूर्य की रोशनी का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। कभी खेत की मेड़ से उठकर पास के तालाब की ओर जाते हैं और उस सीन को उकेरने लगते हैं। तालाब के जल में हवा के चलने से लहरें उठती हैं। आपने देखा होगा, बड़ा ही शांत वातावरण हो और आप गांव की तरफ कहीं भी जाइए तो कहीं तालाब या छोटा सा कोई भी पोखर दिखाई दे, आप उसे ध्यान से देखेंगे तो जो हल्की सी भी बयार बहती है, हल्की सी हवा भी बहती है, तो उसमें बड़े पतली पतली सी बारीक सी लहरियाँ सी उठती हैं उस पानी में। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो प्रकृति प्रेमी होगा उसे ये दृश्य बड़ा ही अच्छा लगेगा, और जो प्रेमहीन होगा उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कितना भी सौंदर्य आसपास बिखरा हो उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ का अनुभव तो केवल वही कर सकता है जिसके हृदय में प्रकृति के प्रति प्रेम हो।
तो कवि कह रहे हैं कि तालाब के जल में हवा के चलने से लहरें उठती हैं और बगल में उगी हुई भूरी घास को हिलते देखने पर लग रहा है जैसे आकाश में पतंग उड़ रही हो। तालाब के पानी में सूर्य की किरणों की परछाई जल पर एक चांदी के खंभे की तरह दिखाई देती है। ये खंभा कवि की आंखों में कौंध जाता है, जिससे उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं। और अब कवि क्या देख रहे हैं कि तालाब के किनारे कई पत्थर पड़े हुए हैं। तालाब में लहरें उठती हैं और तालाब का पानी इन पत्थरों से बार बार टकराता है। कवि को ये दृश्य देखकर पत्थर द्वारा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने के लिए जैसा लगता है, ऐसा लग रहा है जैसे वो लहरों से, जो पानी की लहरें पत्थर के पास आती हैं तो वो बार बार अपनी प्यास, वो पत्थर उन पानी से अपनी प्यास बुझा रहे हैं। उसे लगता है कि किनारे पड़े ये पत्थर पता नहीं कब से तालाब का पानी पी रहे हैं और ऐसा लग रहा है मानो अभी तक इनकी प्यास ही नहीं बुझी है, और उनकी प्यास कब बुझेगी ये भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। इस तरह कविता की इन पंक्तियों में पत्थरों का भी सुंदर मानवीकरण कर दिया गया है, यानी पत्थरों को भी इंसान मान लिया गया है। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। टांग कह रहे हैं पैर के लिए, मीन कह रहे हैं मछली के लिए। चट दबाकर चोंच में नीचे गले को डालता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। तो टांग पैर के लिए, मीन मछली के लिए, चंचल यानी एक जगह न टिकने वाली, निद्रा कहते हैं नींद को, और माथ कहा गया है माथे को। श्वेत सफ़ेद, झपाटे यानी झपट्टे से जल के हृदय पर यानी पानी की सतह पर, उजली यानी सफ़ेद, चटुल फुर्तीली, गगन आकाश। इन पंक्तियों में कवि ने तालाब के आसपास के परिवेश को बताया है कि तालाब के आसपास क्या होता है। वह कहते हैं कि इस तालाब के किनारे जल में कुछ बगुले उसके पानी में अपने एक पैर पर खड़े हुए ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि मानो वे खड़े खड़े सो रहे हों। आपने देखा होगा, जब कभी ध्यान से देखें तो तालाब के किनारे जो बगुले होते हैं तो आँख से बंद किए हुए एक टांग पर खड़े होते हैं। तो वही कवि बता रहे हैं। लेकिन जैसे ही पानी के भीतर कोई मछली आती जाती दिखाई देती है, वो एकदम तेज झपट्टे के साथ अपनी चोंच पानी में डालकर उस मछली को पकड़ लेते हैं और मछली बिना देरी किए बगुले के गले के अंदर होती है। ये तो तालाब के किनारे खड़े बगुले और उसके शिकार का एक तरीके से चित्र है। दूसरी ओर तालाब के ऊपर एक काले सिर वाली उड़ती हुई चिड़िया भी कम तेज नहीं है। वह चतुर चिड़िया ऊपर चक्कर लगाते हुए तालाब के पानी के भीतर नजर रख रही है, और जैसे ही उसे जल की सतह के नीचे मछली नजर आती है, वह बिजली की तेजी से अपने सफ़ेद पंखों के सहारे जल को चीरती हुई, गोता लगाती हुई पानी के अंदर चली जाती है। पानी में फुर्ती के साथ तैरती उस मछली पर टूट पड़ती है। वह काले माथे वाली चिड़िया अपनी पीली चोंच में मछली को दबाकर ऊपर आकाश में उड़ जाती है। तो कवि ने इन पंक्तियों में बगुला और मछली का शिकार करने वाली चिड़ियों के जो प्रयास है उसका बड़ा ही सुंदर और सजीव चित्रण किया है। और कवि ने खेतों के किनारे के तालाबों पर आश्रित जो जीव होते हैं, तालाब के किनारे आश्रित, भाई तालाबों से भी बहुत से जीवों का जीवन चलता है, जैसे मछली है, बगुले हैं, चिड़िया है, इन सब का बड़ा ही प्रभावी वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ,
जाना नहीं है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, दूर दिशाओं तक फैली हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। स्वच्छंद कहते हैं स्वतंत्र के लिए, अनगढ़ बिना गड़े हुए, बांझ अनुपजाऊ जिसमें कुछ पैदा ना हो यानी, और कुरूप कहते हैं बदसूरत के लिए। कभी खेत के किनारे बैठकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। वह जिस जगह पर बैठे हैं वहाँ से कुछ दूरी पर भूमि ऊंची सी हो गई है। इस भूमि के उस पार यानी नहीं देखा जा सकता। उस ऊंची उठी भूमि पर रेल की पटरी बिछी हुई है। ये पटरी उसी रेलवे स्टेशन की ओर जाती है जहाँ से कभी को शहर वापस जाने के लिए अपनी ट्रेन पकड़नी है। अब क्योंकि ट्रेन आने में अभी काफ़ी समय है और अपने पास काफ़ी समय होने के कारण कभी पूरी आज़ादी के साथ खेतों के बीच रहते हुए प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठा रहे हैं। वह जिस नगर में रहते हैं वहाँ ऐसा सौंदर्य देखने के लिए उन्हें नहीं मिलता है। कवि की नज़र से खेतों से उठकर चित्रकूट की ऊंची नीची असमान रूप से फैली हुई पहाड़ियों की तरफ भी जाती है। ये पहाड़ियाँ बहुत ऊंची नहीं हैं, इसीलिए कवि ने उन्हें कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ बताया है। ये पहाड़ियाँ बहुत दूर तक फैली हुई हैं। इनके फैलाव को कभी दूर दिशाओं तक फैला हुआ कहता है और इन्हीं पहाड़ियों के कारण ये ऊपरी इलाका उपजाऊ भी नहीं है। इन पहाड़ियों पर दूर दूर तक हरियाली भी नज़र नहीं आती। यानी कहने का मतलब यह है कि उन्होंने इन पहाड़ियों के बारे में भी चित्रण किया है, बताया है कि किस प्रकार की ये पहाड़ियाँ हैं। कोई पेड़ पौधे आसपास भी नज़र नहीं आते। इन पहाड़ियों पर केवल रीवा नामक कांटेदार वृक्ष देखे जा सकते हैं और कभी इन पहाड़ियों के सौंदर्य को कुरूप यानी बड़ा ही बदसूरत बताता है। तो कवि ने चित्रकूट की पहाड़ियों के इस अनगढ़ सौंदर्य को गढ़ा हुआ कहते हैं हम, जैसे बनाया हुआ, ईश्वर द्वारा बनाया हुआ, और अनगढ़ यानी बिल्कुल बेतरतीब बेकार सौंदर्य का स्वाभाविक और सजीव चित्रण किया है। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का स्वर टें 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 सुन पड़ता है, वन स्थली का हृदय चीरता। उठता गिरता सारस का स्वर, टिरटों टिरटों मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग जहाँ जुगुल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। सुग्गे कहते हैं तोता के लिए, वन स्थली यानी जंगल, सारस एक तरह का पक्षी जो पानी के आसपास ही रहता है, जुगुल जोड़ी यानी जुगल जोड़ी, बिगल कहते हैं जोड़ी के लिए। अब इन अंतिम पंक्तियों में कवि ने खेतों से कुछ दूरी पर स्थित जंगल में गूंजती तोते और सारसों की भी मन मोहने वाली आवाज़ों के बारे में लिखा है। और क्या कह रहे हैं कि कभी को जंगल से दूर आती हुई तोते की टें टें करती ध्वनि अपने आसपास के शांत वातावरण में गूंजती हुई सी अनुभव होती है। तोते की दूर से आती हुई मधुर ध्वनि को सुनकर कवि का मन आनंद से भर उठता है। उन्हें लगता है मानो उनके कानों में मीठा रस घोल दिया गया हो, और कवि का ध्यान जंगल को भेद देने वाली सारस की ध्वनि की ओर भी जाता है। कवि जानता है कि ये टिरटों की ध्वनि सारस के जोड़े के आपसी प्रेम का संगीत है, यानी सारस का जोड़ा आपस में प्रेम में लीन है। इस ध्वनि को, इस आवाज़ को सुनकर कवि उन सारसों के साथ पंख फैलाकर उड़ना चाहता है और कभी उड़कर उस हरे खेत में पहुंचना चाहता है जहां प्रेमी युगल सारस छुपकर मिल रहे हों। वहां चुपचाप धीरे से जाकर कवि उस प्रेमी जोड़े के सच्चे प्रेम की कहानी सुनना चाहता है। कवि ने जंगल के जीवन में मानवीय संवेदनाओं को पहचान करने का बड़ा ही सफल प्रयास किया है और प्रेम के प्रति बड़ा ही सहज मानवीय संवेदना को स्थापित किया है और ध्वनि के भी सौंदर्य को बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है।
इस प्रकार उनकी ये केदारनाथ अग्रवाल की कविता समाप्त होती है।